अरे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की जो अंतर्गत भूगोल की वर्कशीट नंबर 19 जो कि 4 दिसंबर के लिए है उसको लेके हाजिर हुए हैं। इस वर्कशीट में हम वायु के बारे में पढ़ेंगे, यानी पवन इसके बारे में पढ़ेंगे। पवनें कितने प्रकार की होती हैं और इनके उदाहरण, इनके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऊपर सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 कुछ चित्र दिए गए हैं और इनको देख के आपको क्या एहसास होता है। तो इन पवनों को देख के हमें जो तूफान, आंधी तूफान हैं आते हैं उनका एहसास हो रहा है, उनके भाव व्यक्त हो रहे हैं कि छाता उड़ रहा है, आप देखेंगे क्या बोलते हैं, पत्तियां उड़ रही हैं, आंधी तूफान आ रहा है। यानी ये सब जो क्रियाएं होती है, आंधी तूफान आना, चक्रवात आना, ये पवन के कारण होती है, वायु के कारण होती है। और ऐसा क्यों होता है, वायु के कारण क्यों, ऐसी क्या परिस्थितियाँ होती हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जो सामान्य सी वायु जो हमारे आसपास होती है उसको इतने खतरनाक चक्रवात में या आंधी तूफान में बदल देती हैं। तो उसी को इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में पूरा हमारे साथ बने रहिएगा, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पवन क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो अब हवा तो जो हमारे आसपास होती है उसे हवा बोलते हैं, लेकिन पवन क्या होता है, जो भूगोल की जो परिभाषिक शब्दावली है तो उसमें पवन जो है किसे कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा करके हम पढ़ते हैं। ये पवन, तो पवन क्या है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, यानी उच्च दाब और निम्न दाब। अब उच्च दाब क्या होता है, निम्न दाब क्या होता है, यानी निम्न दाब जहाँ पे वायु दाब कम होता है, उच्च दाब जहाँ पे वायु दाब अधिक होता है। तो जब वायु जो है, वायु दाब अधिक होने का मतलब वायु भारी है, तो वो क्या होती है कि उच्च दाब से वायु जो हमेशा निम्न दाब की तरफ बहती है, क्योंकि निम्न वायु दाब जब होता है तो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, और जहाँ उच्च वायु दाब होता है वहाँ हवाएं नीचे रहती हैं। तो जब ये उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब होता है तो हवाएं ऊपर जाती हैं, तो ये स्पेस खाली होता है। तो इस स्पेस को कौन भरेगा, वही वायु जो उच्च वायु दाब होंगी। तो इसी कारण से उच्च वायु दाब की तरफ की ओर से निम्न वायु दाब की ओर हमेशा वायु जो है चलती है, और इसी प्रक्रिया, इसी वायु को क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। अब पवन मंद गति और तेज गति से भी होती है। जो मंद गति की पवन होती हैं वो क्या बोलते हैं, हल्की चीज़ें उड़ाती हैं, जैसे पत्तियां हो गई, कपड़े हो गई। लेकिन जो तीव्र गति की पवन होती हैं, जैसे तूफान या कहते हैं, जो चक्रवात के समय आती है, वो तो घर, पेड़, बहुत चीज़ों को भी उड़ा ले जाती है। जैसा कि आप देखते हैं, आंधी तूफान आता है या चक्रवात आता है तो उस समय होता है। अब हम पवन के बारे में पढ़ते हैं कि पवनें कितने प्रकार की होती हैं। तो पवनें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी पवन। अस्थायी पवन ऐसी होती हैं जो हमेशा जो है बहती हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, एक ही निश्चित दिशा में चलती हैं वर्ष भर लगातार। जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवनें। यानी ये पवनें जो हैं समय के साथ बदलती नहीं, वर्ष भर एक ही दिशा में निरंतर चलती रहती हैं। अभी नीचे जो चित्र दिया गया उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ये किसी स्थान विशेष में चलती हैं, यानी ये पवनें किसी क्षेत्र में वर्ष या दिन में कुछ विशेष समय में चलती हैं, हमेशा नहीं, वर्ष के कुछ विशेष समय में और किसी विशेष क्षेत्र पर ही चलती हैं, इसे स्थानीय पवन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। और उत्तर भारत में देखेंगे आप, गर्मी के दिनों में लू चलती है, तो लू क्या होती है, उसे एक स्थानीय पवन कहते हैं, क्योंकि वो उत्तर भारत के क्षेत्र में ही चलती है। मौसमी पवनें क्या होती हैं, ये पवन ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, यानी जो मौसमी पवनें होती हैं वो ऋतु, यानी जो वर्षा है, गर्मी है और शरद ऋतुएँ हैं, इन सब ऋतुओं के हिसाब से अपनी गति को बदलती रहती हैं। तो इनको क्या होते हैं, मौसमी पवनें या सामयिक पवनें कहते हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवन।
तो जो भारत में मानसूनी पवन है, ऐसा नहीं, पवन वहाँ हमेशा बहती है, लेकिन जो मानसूनी पवन है जब गर्मी के बाद की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके कारण से वो भारत की तरफ मुड़ जाती हैं और उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। इसी कारण से उनको मानसूनी पवन कहा जाता है। अब जैसे कि आप इस चित्र को देखें एक बार थोड़ा ध्यान से, यहाँ देखेंगे कि ये पूरा समझ लीजिए कि पृथ्वी का एक नक्शा है और उस पर क्या है, गोल दिखाया गया है कि ये जो ध्रुवीय पवनें हैं ये स्थायी पवनें, क्योंकि ये हमेशा इसी दिशा में वर्ष भर चलती रहती हैं। ये सनातन पछुआ पवन है तो ये हमेशा इसी दिशा में चलती रहती हैं। तो इसी के लिए जो देखिए दक्षिण व्यापारी पवन है, उत्तरी व्यापारी पवन है, ये पवनें जो होती हैं ये इसी दिशा में पूरे वर्ष भर चलती रहती हैं, यानी पूरे वर्ष इसी दिशा में ये चलती हैं। अब पवनों को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि कितनी वायुदाब पेटियाँ होती हैं, क्योंकि जो हमारा जो वातावरण पर्यावरण है और जो वायुमंडल है उसमें कई सारी वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं जो पूरे विश्व के मौसम को और जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायुदाब की पेटियाँ क्या होती हैं। कि वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है। यानी जो वायुदाब पेटियाँ होती हैं इनको किसके कारण वर्गीकृत किया जाता है, वायुदाब के अंतर। यानी कुछ ऐसी हैं जहाँ पे वायुदाब कम होता है, कुछ ऐसी पवन प्रणालियाँ हैं जिनका वायुदाब ज़्यादा होता है। इसी के आधार बना के उनको वर्गीकृत किया जाता है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में चलती है, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि जब निम्न वायुदाब होता है तो पवन हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जब पवन हल्की होकर ऊपर उठेगी तो उसकी जगह खाली होगी, उसको जो उच्च वायुदाब वाली पवन है वो इधर प्रवाहित होने लगती है, जैसा कि हमने पहले समझा दिया था। अब देखते हैं भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब, जिसे डोलड्रम पेटी कहा जाता है। तो जो आपकी भूमध्य रेखा है उसके 5 अक्षांश उत्तर और दक्षिण मतलब तक जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, डोलड्रम पेटी। और उसमें बहने वाली जो पवन होती है डोलड्रम पेटी में बहने वाली से भूमध्य रेखी पवन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है हमेशा यहाँ तापमान पूरे वर्ष बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ वायुदाब हमेशा क्या होता है, कम रहता है। क्योंकि जब पवनें क्या होती हैं, जहाँ पे भी सूर्य की रोशनी पड़ती है, ज़्यादा तापमान होता है, तो वहाँ वायु में नमी कम हो जाती है। तो जब वायु में नमी कम हो जाती है तो वायु हल्की हो जाती है, वायुदाब कम हो जाता है और पवन हमेशा ऊपर उठने लगती है। और जब पवन ऊपर उठती है तो दूसरी पवनें इधर प्रवाहित होने लगती हैं। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, पवनों का परिसंचरण शुरू होता है। अब क्या है कि मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता रहता है। यानी ये जो डोलड्रम पेटी है ये मौसम के साथ उत्तर दक्षिण में खिसकती रहती है। जैसे कि अब पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए चित्र में बच्चों आपने देखा, आप देख रहे हैं ये आपकी भूमध्य रेखा की ये जो वाली पेटी है, ये वाली, ये डोलड्रम पेटी लिखा गया है। यानी भूमध्य रेखा से जो आपकी है 5 अक्षांश जो है उत्तर और दक्षिण में ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सूरज चूँकि भूमध्य रेखा और ये कर्क और ये मकर यहीं तक, तो इतने में ही सूरज ऐसे चलता जाता रहता है ना। यानी यहाँ पे हमेशा सूरज की रोशनी बराबर पड़ती है। तो सबसे गर्म प्रदेश ये होता है और यहाँ पे हमेशा निम्न वायुदाब होता है। लेकिन ये कैसे इधर उधर जाएंगी, जब सूरज उत्तरायण होगा यानी उत्तर दिशा की उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो ये जो है यहाँ इस गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये जो डोलड्रम पेटी है इधर खिसक जाती है। जब दक्षिण दिशा में आएगा तो डोलड्रम पेटी जो है थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर खिसक जाती है। अब आपने ये भी देखा होगा, ये देखिए तीर के निशान है, यानी ये पवन की दिशा बता रहे हैं। तो जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा निम्न वायुदाब होता तो यहाँ की पवनें क्या होंगी, ये ऊपर उठती हैं।
ऊपर उठेंगी तो यहाँ से जो पवनें हैं इस स्थान की वो इधर आती हैं, इधर की पवनें इधर आती हैं। तो हमेशा के लिए होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है साल भर, इसलिए यहाँ पे पवनें ऊपर उठती रहती हैं और जो उनके आसपास की जो पवनें हैं उच्च वायुदाब वाली वो उधर प्रवाहित होती हैं। तो ये आपने देख लिया बच्चों डोल्टर्म पेटी या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। अब हम चलते हैं उपोष्ण उच्च दाब यानी हार्श अक्षांश। यह उत्तरी गोलार्ध में 30 अक्षांश उत्तर और दक्षिण में 30 दक्षिण के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। यहाँ पर भी अधिक तापमान पाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है, इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है और यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को दोनों गोलार्ध में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। अभी हम समझ लेते हैं। देखिए ये आपका है चित्र। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमने क्या पढ़ा उपोष्ण अक्षांश, ये 30 के आसपास है। क्या होता है कि जब ये पवन ऊपर उठती है तो इधर की पवनें नीचे आती हैं, लेकिन ये पवन पृथ्वी के घूमने के कारण ये क्या होती हैं, इनकी दिशा बदलती है, पूर्ववर्ती हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी घूमने लगती है और फिर ये नीचे उतरने लगती हैं। तो यहाँ से ये उठेगी, ये यहाँ से ये जो पवनें उठती हैं ये ऐसे ऊपर जा के फिर यहाँ उतरने लगती हैं। तो जब यहाँ उतरेंगी तो यहाँ दबाव ज़्यादा होता है और ये इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब होता है। ऐसे इस तरफ उच्च वायुदाब होता है और यहाँ से जो गुजरने वाली पवनें होती हैं, यहाँ से ये दक्षिणी व्यापारिक रेखाएं होती हैं और यहाँ से इधर जो गुजरती हैं इनको सनातन पछुआ पवन कहा जाता है, क्योंकि उनकी दिशा हमेशा देखिए पश्चिम से पूरब, यहाँ भी पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब। दोनों गोलार्ध में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों पवनें आपस में टकराती हैं, जैसे ये इधर की पवन आएगी, इधर की पवन, तो ये जब टकराएंगी तो ये ऊपर उठने लगती हैं। तो जब ये दो पवनें ऊपर उठती हैं तो नीचे जो जगह खाली होता है यहाँ पे निम्न वायुदाब बनता है। इसी कारण से यहाँ पे ठंडा प्रदेश तो होता है, लेकिन उसके बाद भी निम्न वायुदाब होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब दोनों गोलार्ध में 80 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। यहाँ पे तापमान पूरे वर्ष बहुत कम होता है और उच्च वायुदाब बना होता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वी पवन चलती है। क्योंकि यहाँ पे उच्च वायुदाब होता है, इसलिए यहाँ से निम्न वायुदाब की ओर ध्रुवीय पवनें जो है चलती हैं। तो बच्चों ये हमने पूरा पवनों का पूरा संगठन देखा कि ये देखिए यहाँ पे उच्च वायुदाब है तो यहाँ से ध्रुवीय पवनें जो है पूर्वी पवन ऐसे इधर बह रही है। यानी हमेशा देखिए जहाँ से जैसे यहाँ से इधर चल रही है, यानी यहाँ पे उच्च वायुदाब है, यहाँ पे निम्न वायुदाब है। यहाँ से इधर चल रही है यानी यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है। तो इसी तरीके से जिस दिशा में जा रही है यानी उस दिशा में निम्न वायुदाब है और जहाँ से जा रही पवनें वहाँ पे उच्च वायुदाब हो, तभी पवनें चलती हैं। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। पवन को परिभाषित करें। तो बच्चों ऊपर आपने देखा है कि आपने पढ़ा है कि निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो वायु का प्रवाह होता है उसी को पवन कहते हैं। तो आप इसे लिखेंगे। अब आपको मिलान करना है। मिलान करना है अस्थायी पवन, स्थानीय पवन और मौसमी पवन और उनके उदाहरण से। तो आप देखिए मौसमी पवन क्या होती है, मौसम के साथ मानसूनी पवन होती है। स्थायी पवन व्यापारिक पवनें होती हैं और स्थानीय पवन लू जो उत्तर भारत में चलता है। अब बच्चों आपको एक गतिविधि दी जा रही है कि आपकी पुस्तक में 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव का वर्णन किया गया है और उस चक्रवात के बारे में बताया गया है। तो उसका अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में भी पता कीजिए। तो आप वहाँ से किताब के बारे में पढ़िए और साथ ही साथ जो अन्य खबर हैं, जैसे में हम उदाहरण देते हैं, अभी आप देखेंगे कि 2020 में भारत में ही अभी पिछले हफ्ते ही नीवर नाम का एक नीवर
चक्रवात आया, अम्फान आया था। तो ऐसे कई चक्रवात आए थे जो न्यूज़ में रहते हैं, तो आप इनको क्या करेंगे। अभी उसके बाद निसर्ग भी आया था, निसर्ग करके एक चक्रवात था। तो ये चक्रवात कहाँ आए, इनके बारे में ही पता लगाएं और इनसे क्या हानि हुई। जैसे अम्फान बहुत थोड़ा विनाशकारी था, तो ये आया था आपका पूर्वी तट पर, तो यहाँ पे काफ़ी जनधन की हानि हुई थी और लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। तो ये आप देखेंगे, इनके बारे में जानकारी आप जुटाइए और अपनी नोटबुक में लिखिए और अपने जो विषय अध्यापक हैं उनसे चेक कराइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।